नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव की रणनीति की, या यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव के भाईचारे की। पार्टी से लेकर के परिवार तक एकजुट दिखाने की कवायद कर रहे अखिलेश यादव ने न केवल संगठन में शिवपाल सिंह यादव के तमाम जो खास लोग थे उनको जगह दी, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक तरीके से परिवार में भी एकजुटता का संदेश देने की एक कोशिश की है। और समय से काफी पहले ही एक तरीके से जो परिवार के लोग थे उनको उम्मीदवार घोषित करने की एक प्रक्रिया अभी बाकी है, लेकिन एक तरह से अगर समझा जाए तो उनको चुनाव की तैयारियों में उतरने के लिए कह दिया गया है और एक तरीके से संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से चुनाव हार गए थे उनको वापस उनकी सीट यानी बदायूं में उनको भेजा जा रहा है। बीते दिनों एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें यह कहा गया था शिवपाल सिंह की तस्वीर के साथ कि चाचा ही बेड़ा पार लगाएंगे, यानी ये तय हो गया कि अक्षय यादव अब फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे और शिवपाल सिंह यादव उनके समर्थन में मैदान में डटे रहेंगे, क्योंकि पिछली बार यह संदेश गया था कि चाचा की वजह से ही भतीजा चुनाव हार गया। इसके अलावा मैनपुरी सीट जो मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी उस पर डिंपल यादव को ही रिपीट किया जाएगा, जो कि उपचुनाव जीत करके आई थी। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव की चर्चा है कि उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी एक तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सबको ये कह दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में चुनाव की तैयारी करें। अगर एंड मौके पे कोई फेरबदल या रणनीति में बदलाव नहीं होता है तो ये माना जा रहा है कि ये परिवार के सभी सदस्य चुनाव मैदान में जल्द ही नजर आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जो राजनीति के जानकार है वो ये मानते हैं कि पार्टी से लेकर परिवार तक की एकजुटता दिखाने के पीछे मकसद ये है कि न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में बल्कि जो जिलों जिलों में समर्थक है उनमें भी उत्साह वर्धन हो सके, उनका भी मॉरल हाई किया जा सके, मॉरल को बूस्ट किया जा सके, ताकि पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में पूरा परिवार एक साथ और एकजुट नजर आए। एक तरफ परिवार एकजुट, पार्टी में एकजुटता और साथ में इंडिया यानी जो गठबंधन है उसका समर्थन, यानी परिवार के साथ गठबंधन के तमाम जो दूसरे साथी हैं वो भी एक मंच पे नजर आएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इससे एक तरीके का नैतिक दबाव पड़ेगा एनडीए पे और भारतीय जनता पार्टी पर। तो आखिर अखिलेश यादव की क्या रणनीति है और कितना दबाव में वो ले सकते हैं इस एकजुटता के सारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुंडे पर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के आलोक वर्मा जी मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक बाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक मनोज पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद, और ब्रजेश सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं और आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अर्कवंशी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। तो पहला सवाल आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक वर्मा जी, जिस तरीके से परिवार के तमाम सदस्यों को एक तरीके से कह दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए, चुनाव प्रचार करे, समय से काफी पहले ही जो जिस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि पार्टी से लेकर परिवार तक की एकजुटता दिखाकर समाजवादी पार्टी या इंडिया का जो कुंबा है वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है? आलोक वर्मा जी। देखिए मानस भाई, जब भी कोई भी इलेक्शन हो, मुझे लगता है कि जो पार्टी लगातार काम करती है, लोगों के साथ मिलती है, लोगों के साथ संपर्क में रहती है, वही इलेक्शन जीतती है। अब वो समय नहीं रह गया कि जो आपका वोट बैंक है वो आपको ही वोट देगा। अगर आप एक गठजोड़ बना करके चुनाव लड़ते हैं या फिर कोई समीकरण बनाकर चुनाव लड़ते हैं और आप सोचते हैं कि वोटर आपको ही आपके साथ ही खड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि वो जमाना लग गया। जिन्होंने काम किया है मतदाता उनके साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में रह करके काम किया है। हमने जो काम किया, हमारी सरकारों ने जो काम किया है, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, हर साल बीतने के बाद हमने जो वादा किया था क्या हम उसे पूरा कर पाए या कहीं कुछ रह गया, उसके बारे में भी हमने जनता से बात की है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बूते लोगों के बीच जा रही है और घोषित चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी को लोगों का साथ मिलेगा। चलिए, अभिषेक बाजपेयी जी जो हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक बाजपेयी जी, पहले तो खबर ये आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव, नमस्कार, शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, अक्षय फिरोजाबाद सीट से, खुद अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से,
डिम्पल यादव जो मैनपुरी में जहां से उपचुनाव जीती है उनको वहीं से रिपीट किया जाएगा। संगठन में पहले शिवपाल सिंह जी के तमाम जो उनके समर्थक थे उनको भी एडजस्ट किया गया। पार्टी से लेकर के परिवार तक में एकजुटता दिखाने के पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं आप? धन्यवाद मानस जी। एक छोटी सी लाइन है, शायद आपको पसंद भी आए और उसी पे ही हम सब लोगों को भी अमल करना चाहिए। वो तो चीजों की है, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं, रोज कुछ अच्छा याद करते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं। तो देखिए ये कवायद है और सभी चीजों पे लेकर के, चाहे वो हमारे अपने इस पैनल में जुड़े हुए परिवार के सदस्यों का हो, चाहे किसी भी परिवार के सदस्यों का हो, और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही गर्वान्वित करने वाली चीज है कि जहाँ पे किसी भी परिवार, समाजवादी कार्यकर्ताओं का जो परिवार है उसमें हर एक परिवार का सदस्य का सम्मान हो रहा है और हर एक परिवार के सदस्य को उसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम दिया जा रहा है। तो उन चीजों के रिगार्डिंग हम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में उसका अच्छा प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने वाली हैं। एक अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही और हमारे मित्रों में से हैं, तो मैं उनकी बात को सराहता हूँ। उन्होंने कहा जो वादे किए और जो रह गए और साथ मिलेगा। अरे साहब, अगर आपने वादे पूरे किए होते या वादे जो करते हैं, तो क्योंकि एक आपको याद होगा कि कहते हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अगर इन्होंने काम किया होता या साथ इनको मिल रहा होता, शायद मुझे लगता है किसी जगह पे इनको सरकार तोड़ने की जरूरत ना पड़ रही होती या फिर लोगों को अपनी पार्टी में बुलाने की जरूरत ना पड़ रही होती। ये बड़ी साधारण सी चीज है। आलोक भाई हैं बिल्कुल, अब मैं उनकी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ, वो इस बात को कहेंगे भी, लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अपने काम के बलबूते। कौन से काम के बलबूते? काम अगर आपने किया होता तो शायद बात हो रही होती। आपने सिर्फ योजनाओं का नामकरण करने को, चीजों को अगर आप काम करना कहते तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, आप उसको कीजिए, वो आपका अधिकार बनता है, आप सरकार में हैं। लेकिन आप जब उपलब्धियां गिनाने चलते हैं तो शायद आप भूल जाते हैं कि आपकी उपलब्धियां कोई भी नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे चीजें बताते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसे 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 हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे में कह करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था डॉलर के मुकाबले रुपया आज कितना कमजोर होता जा रहा है, इस पे हमको देखना पड़ेगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जितना रुपया कमजोर होगा हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही कमजोर होती जाएगी। इस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बात कह दिया वो समय नहीं रह गया है। बिल्कुल हम भी यही बात कहते हैं, वो समय नहीं रह गया है। आप जोड़ने तोड़ने की राजनीति बंद कीजिए, आप काम की राजनीति की बात कीजिए, काम के बलबूते पे आने की बात कीजिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम धर्म इन सब चीजों की राजनीति खत्म कीजिए। क्योंकि आप मानस जी इस बात को मानिए कि जब कोई चुनाव आने वाला होता है तब भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल और उनके चलाया हुआ भ्रम जाल इस तरीके से एक्टिव होता है कि सिर्फ देश में अगर कोई सबसे बड़ा अपराधी है तो मुस्लिम वर्ग अपराधी है, कोई अगर अपराधी है तो कोई दूसरा वर्ग अपराधी है। हम इस पे बात क्यों करें? हम बात उनके हकों की क्यों ना करें? हम बात देश के प्रदेश के विकास की क्यों ना करें? हम अर्थव्यवस्था की बात क्यों ना करें? जो दोस्त, देखिए अदालत भी कहती है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमको इस पे समझना पड़ेगा, इस पे मंथन करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सब विवेक वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को ज्यादा कुछ ना बोल करके इस चीज को आलोक जी अच्छे समझते हैं कि जितनी भी चीजें कही हैं वो कोरा झूठ बोली गई हैं। आलोक जी इस बात को अच्छे से समझते हैं। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से पूरे परिवार की एकजुटता दिखा रही है समाजवादी पार्टी, एक तरीके से ऐसा लगता है कि भविष्य में जो परिवारवाद को लेकर जो बातें की जाती है, इसको बीजेपी एक मुद्दा बना सकती है कि परिवार के सारे लोगों को पहले सेट कर दिया, कार्यकर्ता पीछे रह गए। देखिए मानस जी, ये तो राजनीति है। अब परिवारवाद की बात करना मुझे या मेरी नजर में बेईमानी है। कौन सा राजनीतिक, एक दल भी बता दीजिए कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो परिवारवाद से अछूता है? लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में मूल्यों की, सिद्धांतों की
मुद्दों की तो कोई राजनीति अब रह नहीं गई है। अब तो हमको सत्ता हासिल करनी है, वो कैसे होगी, साम दाम दंड भेद कैसे भी, अब राजनीति के मायने ही बदल गए हैं। अब राजनीति जन सरोकारों के को लेके की जाती थी, या राजनीति की परिभाषा में तक मैं मेरी छोटी सी अनुभव है वो था। अब मुख्य मुद्दा सभी राजनीतिक दलों का, इसमें किसी एक को आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि हमको सत्ता कैसे हासिल करनी है। परिवारवाद का आरोप लगा के, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, अपराधीकरण का आरोप लगा के, ये तीन चीजें आप ले लीजिए, इन तीनों से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। और अगर कोई ये दावा करता है तो उसको इसी वक्त कभी नहीं बचा है कि परिवारवाद है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के ऊपर है, ये समाजवादी पार्टी को नहीं, शुरू से ही समय मुलायम सिंह जी थे तब से ही परिवारवाद पर, और वो कहीं ना कहीं उसको गलत भी नहीं था कि जिस ढंग से नीचे से लेकर ऊपर तक वहां परिवार के लोगों को ही सांसद, विधायक, पंचायत अध्यक्ष और ये सारी चीजें, ये बात सही भी है, जो निष्पक्षता की बात है। लेकिन परिवारवाद से कोई अछूता कोई भी नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। जो बसपा ये बात कहा करती थी सबसे ज्यादा, चूंकि मायावती अकेली थी, काशीराम जी थे, वो कोई परिवार में था नहीं, इसलिए वो ये बात आरोप लगाती थी। अब आनंद जी भी आ गए, तो अब परिवारवाद की बात तो कहना बेमानी, और जनता भी अब ये समझती है कि ये एक राजनीतिक स्वरूपा है। और हम आप कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं। जहां तक आपने ये बात कही, इस बात को अखिलेश जी को भी इस बात का एहसास हुआ कि परिवार के विखंडन से शिवपाल जी के पास संगठनात्मक बड़ी सूझबूझ, बड़ा पकड़, और उनके संगठन में उनका बहुत उन्होंने काम किया। वरना मुलायम सिंह, जहां तक मैं जानता हूं, मुलायम सिंह राजनीति बाहर की करते रहे, दिल्ली की राजनीति करते रहे। एक शुरुआत के दौर से हट जाइए, उसके बाद से बाकी संगठन का सारा कारोबार अगर था तो शिवपाल के पास था। और यही कारण रहा कि शिवपाल जी के हटने के बाद समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। ये शिवपाल जी को भी समझ में आया कि हम अलग रह के हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी भी को भी समझ में आया कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जो वैचारिक मतभेद थे पारिवारिक, वो दूर हुए। अब ये जुटे, निश्चित रूप से इसका समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। घोषी ये चुनाव में जिस ढंग से सारे लोग, चाहे प्रोफेसर हों और चाहे शिवपाल हों, चाहे धर्मेंद्र हों और चाहे अखिलेश हों, ये सारे लोग वहां लगे हुए हैं। ये एक संदेश तो, और राजनीति परसेप्शन की होती है मानस जी, तो एक ये परसेप्शन जो बन गया था कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश में ही आपसी फूट है, एक दूसरे को नहीं। और अभी विधानसभा में जो सत्र खत्म हुआ है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश करी थी। और अखिलेश को उन्होंने कहा था कि पहले आप कीजिए, चीजें थी। ये राजनीतिक परसेप्शन की होती है। घोषित चुनाव से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की, कि ये भ्रम दूर हो कि समाजवादी पार्टी के परिवार में बिखराव है। निश्चित रूप से उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जो परसेप्शन गलत चला गया था, या संदेश एक था कि परिवार बिखरा हुआ है, वो अब अपनी जगह पर वो पुनः दुरुस्त हो गया है। ये बात सच है, तो इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में, और जो आपने जैसा मानस जी ने कहा कि आजमगढ़ से, हाँ ये बात सही है कि शिवपाल जी को ये बात एक संकेत दिए गए हैं कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, और कन्नौज से वहां अखिलेश जी लड़ेंगे, और मैनपुरी से डिम्पल लड़ेंगी। धर्मेंद्र जी को बधाई उससे फिर लाए जाने की एक चलिए प्रमोद जी, ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े, ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश जी, सवाल ब्रजेश जी, सवाल आपसे ये है
कि जब तक परिवार अलग अलग था तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अपना कुनबा तो एक कर नहीं पाए तो प्रदेश क्या चलाएंगे। अब जब कुनबा एक है तो कह रहे हैं कि परिवारवाद है इनके सबसे ज्यादा है, ये परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, ये प्रदेश क्या चलाएंगे, तो अपने परिवार की चिंता करते हैं। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, परिवार अलग तब भी हमले, परिवार एक है तब भी हमला। देखिए मानस जी, जो भी प्रमोद सर ने कहा बिल्कुल सही बात कहा कि परिवारवाद से तो कोई नहीं बचा है। राजनीति में परिवारवाद और अपराध, राजनीति का अपराधीकरण, ये दो शब्द लिखने के लिए और बयान के लिए तक ठीक है, मगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का फार्मूला एक सगुफा छोड़ा या एक कह सकते हैं फार्मूला था। उसने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरह से इतना परिवारवाद का इतना आरोप लगा दिया, इतना कह सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, उस फार्मूले में सपा फंस भी गई। और उस 17 में जो इन लोगों का अखिलेश यादव ने परिवार से दूरी भी बनाई, जिसके बाद जो 17 का हो, 19 का हो, 22 के जो परिणाम आए, अखिलेश को समझ में आ गया कि मुलायम सिंह जो उनके पिताजी हैं, जो उन्होंने तैयार किया था समाजवादी पार्टी को, उन्होंने परिवार को एकजुट किया था। परिवार में छोटा पद हो या बड़ा पद हो, वो कुछ भी परिवार में देने से कोई परहेज नहीं किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानस जी, दिक्कत मतदाता को जब नहीं है तो विपक्ष को कितनी भी दिक्कत हो क्या फर्क पड़ता। हमारे जो समाजवादी की पार्टी का मतदाता है उसको कोई दिक्कत नहीं थी इस बात की, लेकिन इस चीज को अखिलेश जी नहीं समझ पाए। जब बीजेपी का हमला हुआ परिवारवाद पे कि सपा जो है परिवारवादी पार्टी है, योगी जी का, माननीय योगी जी ने एक बयान दिया था लोकसभा में, उसमें उन्होंने रामगोपाल जी का नाम लिया, शिवपाल जी का नाम, मुलायम सिंह उस समय थे। तो उस समय से ये जो हमले हो रहे थे, इससे मुलायम सिंह कभी नहीं घबराए, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश इस हमले से घबराए और 17 में उन्होंने परिवार से दूरी बनाई। 17, 19, 22 उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इसी कारण लग रहा है कि जो दिख रहा है, जो इस समय जो सीन दिख रहा है, उसमें अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि उनका मतदाता उनके परिवार को स्वीकार कर रहा है। और ये जान लीजिए, चाहे वो आजमगढ़ है, आजमगढ़ शिवपाल लड़ेंगे तो जैसे ज्यादातर ये आजमगढ़ की सीट अगर हम बात करें तो इस बार भी कोई बहुत लंबे अंतराल से नहीं जीते हैं, तो ये सपा के खाते में ज्यादातर समय में रही है। तो अगर शिवपाल लड़ते हैं तो लड़ाई कठिन होगी, परिणाम जो भी हो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आसान नहीं रह जाएगी चीजें। मैनपुरी में उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सीट जो है भाजपा के सपा के खाते में गई। तो 5, 7, 8 सीटें ऐसी हैं, अगर वहां इनके परिवार के लोग लड़ेंगे तो जो सपा का मूल वोटर है उसको दिक्कत नहीं है। वहां क्षेत्रीय कोई लड़ता है तो वो परिणाम नहीं, उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे जिस तरह की परिणाम की अपेक्षा समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए उसने तय किया है, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे धर्मेंद्र हो, या फिर धर्मेंद्र यादव हो, या फिर अक्षय हो, इन सब लोगों को अखिलेश यादव सब लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो शायद इनको लग रहा है कि 24 में कुछ परिणाम दूसरे देखने को मिले। और ये जो फार्मूला भाजपा का था कि अपने भी परिवार पर, वही जो कहा ना प्रमोद सर ने कि परिवारवाद से किसी का परिवारवाद दूसरे ढंग का हो सकता है, किसी का धीमे धीमे करके मतलब धीमी गति से ऊपर लाया जा रहा, परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी सपा, ये उसके 2-3 जो फार्मूले थे वो अखिलेश यादव उनको नहीं समझ पाए, अपने पिता की जो रणनीति थी उसको नहीं समझ पाए। वो इसमें आ गए कि परिवार से हम दूरी बनाएंगे तो शायद परिणाम कुछ और हो, लेकिन जब दूरी बनाए तो परिणाम उसकी विपरीत निकला। तो निश्चित है कि जो समय है आने वाला, फिर से ये प्रयोग दोबारा जो 12 में या 12 से पहले होते थे समाजवादी पार्टी के, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अपना मतदाता, अपना परिवार, उनको मालूम है जो उनका मतदाता है उसको कोई दिक्कत नहीं है परिवारवाद से। तो ये निश्चित है कि अब उसी राह पे फिर से 12 से पहले जिस राह पे समाजवादी पार्टी थी कुछ मामलों में उसी पर चल रही है। उसी राह पे उनका परिणाम क्या होगा अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। चलिए, मनोज पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते, इसके बाद अरवंशी जी के पास भी जाएंगे। पांडे जी, समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। परिवार एकजुट, पार्टी एकजुट, इंडिया का गठबंधन एकजुट, ये सारी एकजुटताएं दिखा करके एक तरीके से बड़े हमले की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है कि कोई मनोवैज्ञानिक बढ़त बनेगी? क्या मतदाताओं की भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी की जो फोर्स है
एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम उसको डिमोरलाइज कर सकते हैं अपनी परिवार की ताकत से, अपनी पार्टी की ताकत से, अपने गठबंधन की ताकत से। मनोज पांडे जी। एक बात तो मानस जी बड़ा स्पष्ट है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की राजनीति उसके दो गिरोह हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा समाजवादी पार्टी है। बसपा को पसंगा मान लीजिए, बसपा को मुख्य राजनीति का हिस्सा आप न मानिए। अब प्रश्न ये है कि हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है। नेताजी ने समाजवादी पार्टी को आगे एक प्रयोग किया और परिवार के सारे लोगों को उन्होंने पार्टी में जगह दिया, पार्टी में चुनाव लड़ाए और पार्टी एक बड़े मुकाम तक पहुंची और अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी से पहले वो सरकार में आई, अखिलेश जी सरकार में आए। लेकिन अखिलेश जी का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अगर आप याद करें तो उन्होंने अपराधी मुक्त, चूंकि कल भी डिबेट हो रहा था, अपराधी मुक्त समाजवादी पार्टी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो एक कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी है, उससे इतर वो ये भी माना जाए कि नहीं उसकी पैठ शहरों में भी है। लेकिन अखिलेश जी का वो एक्सपेरिमेंट अंत आते आते फेल हो गया। एक तरीके से परिवार में ही आपस में लड़ाई हो गई, वो चाहे कुर्सी की लड़ाई हो, चाहे दूसरी चीजें हो, या परिवार का आंतरिक कलह हो। और इस आंतरिक कलह के बाद से समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। उनका मतदाता इस भ्रम की स्थिति में आ गया। शिवपाल जी अलग हो गए, जिनके पास संगठन का ज्ञान था, नेताजी बीमार रहने लगे और अखिलेश जी के पास पूरी कमान आ गई समाजवादी पार्टी की और शिवपाल जी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। अंततः अखिलेश जी को ऐसा लगने लगा कि नहीं, नेताजी का फार्मूला, नेताजी का अनुभव, नेताजी का फार्मूला और नेताजी का जो तरीका था वो शायद पार्टी के लिए बेहतर है। और वो बेहतरी के लिए, चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 80/80 की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा इंडिया गठबंधन से होगा, उसमें सबसे बड़ा शेयर भी समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही नंबर 2 पर है इस समय। और भारतीय जनता पार्टी से अगर सीधे किसी दल का मुकाबला है तो वो समाजवादी पार्टी का मुकाबला है। तो अखिलेश जी ने एक जो है अनूठा, फिर नेताजी का अनूठा प्रयोग इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि नेताजी ने जो किया, भाई देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कभी कांग्रेस पर लगते थे परिवारवाद का। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, देश की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प है। फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, प्रदेश स्तर पर विकल्प समाजवादी पार्टी है। और अखिलेश जी वो नेताजी के राह लौट रहे हैं। और ये प्रयास हमें लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो बनाना चाहते हैं। 80/80 की देखिए, 80/80 नहीं होगा। दूसरा एक संदेश भी देना चाहते हैं कि परिवार में कहीं आपस में अलगाव नहीं है, बिखराव नहीं है। और तीसरा, शिवपाल जी को वो तवज्जो देकर के ये साबित करना चाहते हैं कि अपने चाचा के अनुभवों का लाभ समाजवादी पार्टी को दिया जाए। तो इसका निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से मान के आप चले कि समाजवादी पार्टी को इसका लाभ होगा। राजनीति में 80/80 भारतीय जनता पार्टी का रही, तो भाई वो उनका अपना एक्सपेरिमेंट है। अब अखिलेश जी भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है अधिक से अधिक सीटें जीते। अभी कोई ऐसा तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो अधिक से अधिक सीटें जीते, पूरे परिवार को तवज्जो दे रहे हैं। और परिवार इस समय देखने में भी एक लग रहा है, अभी इधर कोई लड़ाई जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो सदन में अखिलेश जी ने कई बार अपने चाचा की तरफ इंगित भी किया, चाचा की बात भी की। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, जो नेताजी का एक्सपेरिमेंट है, उसको फिर से इतिहास नहीं कहा जाता कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो नेताजी का इतिहास था, नेताजी का अनुभव था, नेताजी ने जिस तरीके से, हालांकि जिस कालखंड में नेताजी ने पार्टी को खड़ा किया, उस कालखंड में, अभी कल भी आपके यहाँ बात हो रही थी, एक साथी कह रहे थे कि जिस बैलगाड़ी पर समाजवादी झंडा, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद समाजवादी पार्टी में परिवार का एका करके अखिलेश जी एक संदेश देना चाहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं और चाचा के संगठन के अनुभवों का लाभ भी लेना चाहते हैं। क्योंकि अब आज की तारीख में जमीनी हकीकत, जमीनी कार्यकर्ताओं की समझ नेताजी में थी, वो जमीनी समझ, जमीनी हकीकत चाचा शिवपाल जी के पास है। ओम प्रकाश जी उनसे अलग हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग, आप देखिए समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी अलग हो गए थे, नेताजी का कोई मतलब, नेताजी बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। तो जिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ अपने समझौते किए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का रहा हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी का रहा हो, सुभाषपा का, सारे लोगों को लाभ मिला, सारे लोग
अधिक से अधिक प्रत्याशी चुनाव जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। कांग्रेस की तरफ समाजवादी पार्टी भी नीचे की तरफ आई समझौता करके, तो अब देखिए, और समझौते करने से कार्यकर्ता भी टूटते हैं, ऐसा नहीं है। तो सीटें समाजवादी पार्टी के पास जो अपना वोट बैंक है, शायद चाचा को ज्यादा पता है, उनका अनुभव ज्यादा है, तो उसका लाभ मिले और समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीत सके। इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, अपने मतदाताओं में एक जोश भरने के लिए और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए ये अखिलेश जी नेताजी की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा है पार्टी के लिए और राजनीति के लिए अच्छा है। जी जी सुनील रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, परिवार तो आपका भी है, अरविंद राजभर है, अरुण राजभर है और बिल्कुल उनसे ऊपर ओम प्रकाश राजभर है। तो घोसी के जो चुनाव को अगर हम एक पैमाना मान ले, तो एक तरफ अखिलेश का परिवार है, और चूंकि बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, दारा सिंह चौहान और आपका समाजवादी पार्टी से टूट करके आना, तो एक तरीके से आपके और आपके परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो परिवार बनाम परिवार की लड़ाई का नतीजा मान लीजिए, ये घोसी के उपचुनाव बता देंगे कि किसका परिवार ज्यादा मौजूद है। सुनील रघुवंशी जी। नहीं, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानव सर जी। यहाँ बात परिवार की प्रतिष्ठा की नहीं है, बात आज जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि असल में माननीय अखिलेश यादव जी विदेश पढ़ाई करने चले गए थे, मगर वो देश और प्रदेश की जनता का मूड नहीं समझ पाए थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम तो कर दिया, मगर उस मुख्यमंत्री बनाने के बाद आगे कैसे उस विरासत को संभालने का काम किया जाएगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी नहीं समझ पाए। उन्होंने समय समय पर माननीय शिवपाल यादव जी हो या उनके साथ जो गठबंधन के साथी हो, उनका अपमान करने का काम किया, कभी बीजेपी का एजेंट बताने का काम किया, कभी बीजेपी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाने का काम किया। क्योंकि जो आपको आज बढ़ाने की बात कर रहे थे, जिन्होंने आपको बढ़ाने का काम किया, जो आपको आगे ले जाने की बात कर रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो और चाहे पार्टी को और आगे ले जाने की बात हो, संगठन को ले, उनको ही आप चिट्ठी जारी करके उनको ही अलग करने का काम करते। मगर समझ आई अखिलेश यादव जी को, मगर आज भी दिखावे में जरूर परिवार एक नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी परिवार में शामिल हैं और पार्टी में भी चले गए, मगर क्यों चले गए? क्योंकि उनकी दुकान चल नहीं पा रही थी। जो दुकान उन्होंने खोली थी, जो पार्टी बनाकर चलाने का काम कर रहे थे, वो चल नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझौता करना पड़ा। और आज घोसी चुनाव ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रहा है। इसलिए कभी कहा जाता था कि अखिलेश यादव जी हो या माननीय शिवपाल यादव जी हो या माननीय रामगोपाल यादव जी, ये लोग प्रचार करने नहीं जाते थे, मगर आज गली गली में प्रचार करने के लिए जाना पड़ा। क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया समाजवादी पार्टी को गली गली घूमने के लिए। और यही बात कहा था, जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ था, उस आजमगढ़ के चुनाव को लेकर कहा था कि आप 43 डिग्री के टेम्परेचर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, 300 कार्यकर्ता आपको चुनाव जिताने के लिए वहां घूम रहे थे, गली गली घूम रहे थे, मगर माननीय अखिलेश यादव जी एसी से नहीं निकल रहे थे। तो अगर वही उसी समय बात उनकी मानी होती, तब शायद आजमगढ़ भी आपके पास होता। मगर आजमगढ़ के बाद आप जैसे ही डिंपल यादव जी का चुनाव आया, आप फिर गली गली घूमने लगे और चाचा को एक करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप अवसरवादी हैं। आपको जिस समय जिसका वोट चाहिए होता है, जिस समय जिसकी जरूरत होती है, उसको आप अपने पाले में लाने का काम करते हैं और चुनाव के बाद उनको तिरस्कार करने का काम करते हैं। और ये सबने देखा, चाहे माननीय केशव देव मौर्य जी हो, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, और शिवपाल यादव जी के लिए क्या क्या कहा, शिवपाल किस तरीके से मन से भी उन्होंने नवाजने का काम किया, किस तरीके से चिट्ठी जारी करने का काम किया। तो अब ये सब जनता देख चुकी है। जनता अब इन सब बहकावे में आने वाली नहीं है। 4-4 बार में उत्तर प्रदेश की सरकार रही आपकी। उत्तर प्रदेश की सरकार में आपने क्या किया? आप कह रहे हो कि हम जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे, अब आप कह रहे हो कि हम न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने का काम करेंगे। अरे तब आपने क्यों नहीं उस काम को करने का काम किया? उस समय किया होता तो पाल, प्रजापति, कश्यप, कहार, हरवंशी, राजभर, खंगार, ये सब जातियों को हिस्सेदारी मिल गई होती। मगर तब तो आपने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। आपने हिस्सेदारी दी तो किस परिवार से दी, किस लोगों को दी? तो आज अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता पिछड़े बनकर निकल रहे, सबसे ज्यादा दिक्कत किसी और को नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को हो रही है कि आज ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज के नेता क्यों बन रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन में हम लोग उसके साथ में, आप देखिए किसने मौर्य समाज के डिप्टी सीएम माननीय श्री केशव मौर्य को किसने बनाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखिए माननीय संजय निषाद जी हैं, किसने नेता बनाने का काम किया, किसने तवज्जो देने का काम किया? एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपने
पहले तो पानी पी पी के इतना कोसा आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कि उन शब्दों को तो मतलब रिपीट करना भी ठीक नहीं होगा। नहीं देखिए देखिए मानस सर जी नहीं देखिए चुनाव के समय बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको बोला जाता है, मगर हमारी एनडीए से 2017 में जब हम सरकार में बने थे, सरकार में गए थे, हमने गठबंधन में सरकार बनाई थी, कुछ मुद्दों को लेकर हमारे जो मुद्दे थे, जो हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे, जनता के मुद्दे थे। न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने के लिए जनता का मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक समान लागू हो, जनता का मुद्दा था, तो हम इन मुद्दों को लेकर गए थे। अब रही बात, आप अभी 2013 बीजेपी ने, देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2-3 आयोग के चेयरमैन के पद आपको ऑफर कर दिए थे, लेकिन जो डिमांड थी वो प्रकाश राजभर जी की नहीं, जो अगर हम डिमांड सर जी डिमांड की बात नहीं थी, डिमांड होती और डिमांड को लेकर हमारे अंदर लालच होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्री पद छोड़कर नहीं आते। मैं भी आयोग में मेंबर था, सभी लोग हमारे एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हुआ, सब लोगों ने छोड़ने का काम किया। तो किसी लालच को लेकर वहां नहीं गए थे, वहां तो हम लोग उन मुद्दों को लागू कराने को लेकर गए थे। ब्रजेश, आपको याद है कौन कौन से पद मांगे गए थे? म्यूट पे आप ब्रजेश जरा म्यूट कर दीजिए। मानस जी देखिए, हम मुझे याद तो नहीं है पद को लेकर के, डीएम की नियुक्ति, एसपी की नियुक्ति को लेकर के विवाद हुआ। तो देखिए जिस ढंग से सुनील जी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम बात नहीं करते, ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं उसको हम लोग समझते नहीं हैं, जो कह रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब चाहे हम हो, मनोज जी हो, आप हो, समझ सब रहे हैं। तो लेकिन ये सोचे कि पब्लिक अब नहीं समझती, आप जो पैनल में बैठा हो नहीं समझ रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन क्या चुनाव से पहले क्या था, जो आपने कहा ना कि शब्द बोला नहीं जा सकता, चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का, जिन बातों का प्रयोग किया था, हम आप क्यों बोले, लेकिन सबने सुना है, सबने देखा है सुनील जी। इसलिए मतलब या तो ये कहिए कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें जैसे आजकल ठीक है, राजनीति की भी अपनी कुछ मजबूरी हो जाती। चलिए आलोक वर्मा जी के पास दोबारा चलते हैं। लेकिन मानस जी उस मजबूरी में एक कहावत कही ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ठीक से नहीं याद आ रहा है कि दोस्त, मतलब कि ऐसी भी दुश्मनी ना हो कि जब दोस्ती करना पड़े तो नजरें जो इसमें ठीक से नहीं तो आप ये भी तो देखिए ना कि शिवपाल यादव जी के साथ में समाजवादी पार्टी ने क्या किया था। आज शिवपाल यादव जी कहाँ पर हैं? जी सर, मैं वही बात कह रहा हूँ। बोल रहे हैं ना भाजपा की तरफ से ना सपा की तरफ से, हमारा किसी वो सभी है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। आलोक वर्मा जी के पास चलते। आलोक जी, मुख्यमंत्री लोगों की आपकी अपनी मर्यादा होनी चाहिए, हम लोगों का सब्जेक्ट समझ, लेकिन आलोक वर्मा जी के पास चलते। आलोक वर्मा जी, मुख्यमंत्री अक्सर शिवपाल जी से कहते हैं कि आप उधर कहाँ खड़े हुए हैं, अभी तो आपको कुछ दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। कभी कहते हैं, अखिलेश को सलाह देते हैं कि आपको अपने चाचा शिवपाल से सीखना चाहिए। ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शिवपाल सिंह यादव आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि शिवपाल के आने के बाद से, अखिलेश या चाचा भतीजे का जब से समझौता हुआ, उसके बाद से ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और एक तरीके से आप भी चाहते हैं कि परिवार में फ्रैक्शन हो जाए, पार्टी में टूट हो जाए, परिवार में टूट हो जाए। दारा सिंह चौहान को आपने तोड़ ही लिया, सुना कि कुछ और भी लोग आप आना चाहते हैं, कुछ और लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो बिना तोड़फोड़ के क्या मुकाबला नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी से? मानस भाई, गालिब साहब का एक शेर है, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में रोज तमाशा होता रहा है, और ये तो 2014 के बाद से तमाशा देखिए आप, आपके सामने हो रहा था। आपको याद होगा 2017 में राहुल गांधी खाट सभा निकाल रहे थे, एक एजेंसी भी उन्होंने हायर की थी और पूरे प्रदेश में भटक रहे थे। और जब इलेक्शन आया, जब झगड़ा खत्म हुआ, झगड़ा आगे बढ़ा, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी, और 2 लड़कों की जोड़ी का हाल क्या हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ 2019 का, बसपा के पास चले गए अखिलेश यादव जी, अचानक एक रोज जाकर के मायावती के पास चले गए, दोनों का गठबंधन हो गया। और आप जैसे साथी उस समय कहते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठजोड़ है वो ऐतिहासिक गठजोड़ है, कहीं कोई सीट हमारे पास नहीं आएगी।
लेकिन 80 सीटों में कुल मिला के इनके पास 15 सीटें आई, 5 इनके भाई भतीजे थे और 10 सीटें मायावती जी लेकर के गई। अभी जब थोड़ी दिन पहले इलेक्शन 2022 में, ज्यादा दिन गुजरा नहीं है, तब इन्होंने कहा नहीं हमारे पास वोट नहीं आते, ना हमारे साथ बसपा के साथ गठबंधन ठीक है, ना कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक है, छोटे दलों के साथ चलते हैं, इनके साथ आगे बढ़ते हैं, शायद उत्तर प्रदेश के लोग हमारे पर भरोसा कर ले। नतीजा क्या निकला आपको पता है। कोई भी इलेक्शन हो मानस भाई उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे शहरी निकायों का इलेक्शन हो, चाहे गंवई इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी अगर शानदार जीत हासिल कर रही है और समाजवादी पार्टी को उसकी औकात दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ ऐसा कुकर्म किया होगा। पिछले 4 बार उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश को क्या दिया आपने? भाई भतीजावाद दिया आपने, भ्रष्टाचार दिया आपने, आपको अपने भाइयों के सिवा, अपने चाचाओं के सिवा तो और कहीं कुछ नजर नहीं आया। छोटे से लेके बड़े पद तक सबसे सही परिवार था। और आप कहते हैं कि अब जो है इनके साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। अरे साहब 21वीं सदी है, उत्तर प्रदेश आज जानता है कि उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए। आज ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए जो उत्तर प्रदेश को बदल सके, और ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को बदल सके। भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके साथ आगे बढ़ती है। कोई जाति जमात की कोई हमारी सियासत नहीं है, जिसकी जैसी हिस्सेदारी है उसको वैसा पद मिलता है। विधानसभा में हमारे पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं था, लेकिन जब मंत्रिमंडल बनाने की बारी आई तो हमने एक मुस्लिम प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में रखा। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, सबको साथ लेकर के चलना, सबके विकास के बारे में सोचना, और सब चिंता करें। उत्तर प्रदेश केवल हमारा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सबका है। समाजवादी पार्टी के अगर शिवपाल यादव जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़े। उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी है। मुख्यमंत्री जी तो बार बार स्वागत कर रहे हैं, सभी का स्वागत करते हैं। राजभर जी जब मानस भाई हमको छोड़ के गए तो हमने तो कुछ नहीं कहा ना, हमने कोई गिला भी नहीं किया। जो भी 2022 के इलेक्शन में हमको छोड़ के गए तो हमने कोई गिला, कोई शिकायत किसी से नहीं कही। लेकिन जब वक्त बीता तो उन्हें पता चल गया कि वो गए कहाँ थे, वहां उनके साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा था। अपना दल की एक वरिष्ठ चेहरे को अखिलेश यादव जी ने पहले दिन जब मीटिंग की तो बीच की कुर्सी में बिठा दिया, और उसके बाद जब इलेक्शन गुजर गया और आज उनकी क्या हालत है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो उधर गए हैं और वहां किस हाल में हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पत्रकार हैं, पत्रकार साथी हैं, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर राजभर भाई आज हमारे साथ आ गए हैं तो इसलिए आ गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कल्चर भी देखा है और समाजवादी पार्टी का कल्चर भी देखा है। आज जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन आने दीजिए, ये सारे समीकरण ढह जाएंगे। जिनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। शिवपाल जी पूरी कोशिश कर ले, अखिलेश जी पूरी कोशिश कर ले, उनकी पूरी पार्टी कोशिश कर ले, उसके आगे तो मुझे नाम भी नहीं याद आता। मैं तो देख रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई बयान देते हैं, उनके 2 नेता खड़े होकर कहते हैं ना 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 ना, तो उनका निजी सवाल है, और अगले दिन फिर वो उसी तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देने लगते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यही 2-3 नेता हैं समाजवादी पार्टी में, और कोई नेता तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, और उसे पता है जब विकल्प अच्छा हो ना मानस भाई, तो कोई चुनता नहीं, खोटे सिक्के को कोई लाइक नहीं करता। और 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश ये बात बता रहा है कि हम खोटे सिक्के को पसंद करने वाले नहीं हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो गर्त में चली गई। बसपा का हाल क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समाजवादी पार्टी का हाल क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कांग्रेस का हाल क्या हुआ। उनके एक नेता तो अपने अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, जरूरत भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया, 21वीं सदी का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश खड़ा होगा, और सभी सीटें 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीतने जा रही है। तो अभिषेक बाजपेयी जी, अगर आलोक वर्मा जी की बात मान ली जाए तो शिवपाल जी आजमगढ़ से हार जाएंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से हार जाएंगे, अभी तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ठीक बात है मोहन जी। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आलोक भाई बात बड़ी अच्छी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसके पहले मैं आलोक भाई की जवाब दूं, लेकिन उसके पहले क्योंकि सुनील भाई ने बोला था तो मैं सुनील भाई की बात से स्टार्ट करूंगा, फिर आलोक जी पे आऊंगा। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट की बात कर रहे थे। अरे साहब, मुझे तो लगता है बीजेपी के एजेंट आप ही हैं, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी को कैसे कौन कौन से बयानों से आपने नवाजा था। जैसे मानस भाई ने पहले भी कहा, तो या किसी से छुपा हुआ नहीं कि शायद बोलना भी नहीं चाहिए।
अभी आपने कहा कि दुकान शिवपाल जी के लिए कहा कि दुकान नहीं चल रही। अरे साहब, दुकान तो आपकी बंद होने वाली है, क्योंकि आप लोग अब कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन इस बात को समझ चुकी है कि आप लोग सत्ता के लोभी हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जब सरकार देखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की बनने वाली है तो दूसरे पे बारे में चले जाते हैं। जब देखते हैं कि अपना उल्लू सीधा नहीं हुआ तो दूसरे के साथ चले जाते हैं। अभी आपने कहा कि गली गली घूमने लगे। आपको डर किस बात का है? कि आपकी जमीन खिसक गई है, कि जनता जनार्दन ने आपका असली चेहरा देख लिया है? इस वजह से शायद मुझे लग रहा है आपको ज्यादा पीड़ा हो रही। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की भी आप बात कर रहे थे, तो यह खुली हुई किताब की तरीके से मानस जी और बाकायदा सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी ने देखा कि पेपर की बड़ी बड़ी हेडलाइन में मुख्यमंत्री जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच की कैसे बीच की बगावत जो थी वो दिल्ली तक नजर आई थी, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है और सबने देखा। और अभी आपने एक बात और कही थी, अब आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर रहे थे। अरे साहब, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, उसी के बेस पे ही हम बात करते हैं, सीना चौड़ा करके बात करते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे दिया था, 100 दिया था, 1090 दिया था, किसानों के लिए काम किए थे, बाकायदा 30,000 करोड़ रुपए दिए थे, 3 थर्मल मुजफ्फरनगर भी, अरे मुजफ्फरनगर भी दिया था भाई, बता रहे, मुजफ्फरनगर भी दिया था, मथुरा भी दिया था, बदायूं भी दिया था। आलोक भाई, आप पे भी आ रहा हूँ। अभी आप सैफई की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि सदन में बड़ी अच्छी तरीके से जब सैफई की बात आई थी तो सैफई के लिए बाकायदा हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बाकायदा इन चीजों के लिए कहा करते थे। नेताजी ने इस बात के लिए कहा था कि हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में अगर विकास कर दे तो सैफई जैसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितने गांव गोद लेने के लिए बोले थे और कितने चल रहे हैं आज तक और कितने सरेंडर हो गए, इसके बारे में बताइए। अभी राजभर जी की आप बात कर रहे थे, आपके पार्टी के कितने सारे प्रवक्ता थे आलोक भाई, उनमें से एक आप भी थे जो कहते थे कि राजभर जी के लिए बात करना भी मुझे लगता है बेमानी, उन पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, उन पर तो बिल्कुल बात करना अपने आप में बेमानी हो जाती है। अभी आपने मुस्लिम वर्ग की बात कही, आपको ध्यान होगा आपके यहाँ पे एक बाकायदा मुस्लिम विभाग में एक व्यक्ति हुआ करते थे, पिछले राज्य मंत्री हुआ करते थे, और इस समय के जो है राज्य मंत्री, उनके बीच की जुगलबंदी कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे हज कोटे में चल रही है सारी चीजें कि नहीं चल रही है? ऐसा तो नहीं बंटवारे में लेकर के कुछ और बातें चल रही है या फिर फोटो खिंचवाने को लेकर के कुछ और चल रही है। अभी आपने कहा कि खोटा सिक्का, बिल्कुल ठीक बात है, जनता जनार्दन इस बात को जान चुकी है कि आप खोटे सिक्के हैं। इसी वजह से कितने जगह पे पहले आपकी सरकारें हुआ करती थी, इसलिए जनता जनार्दन ने आपको खत्म करना चालू कर दिया है। तो अब आप कितनी जगह पे बचे हुए हैं ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, वापस आप गुजरात में बैठेंगे जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इस बात को भूल जाइएगा कि अब इस तरीके से चलने वाला है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया वो तो दिन ब दिन और कम होता जा रहा है। परसों के न्यूज में था कि 19 पैसे और कम हो गया था, उसको वापस से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन इस बात को समझती है और आपको असली चेहरा आपका दिखाएगी जरूर आलोक। मानस भाई, एक जमाना था जब मैं पत्रकार था और एक ऐसे ही आजम खान की एक रैली में गया था कवर करने उसे, तो आजम खान ने जो मंच से शुरुआत की भाषण का जो पहली लाइन दी, तो उन्होंने कहा कि तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है, हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। मैं बिल्कुल अभिषेक भाई को यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें, आपको शायद मालूम नहीं कि अखिलेश यादव आप आदरणीय लगाते रहिए, लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के लोग बता रहे हैं कि हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। तो मुलायम सिंह का जितना बनाया था, खाना था, उतना उन्होंने खा लिया। जो जातिवाद का जो समीकरण वो लगा रहे थे वो अब चलने वाला नहीं है। अब कोई भी पार्टी जो सबके साथ चलेगी, सबको आगे लेकर के बढ़ेगी, उसी का वजूद रहने वाला है, उसी का वजूद आगे बढ़ेगा, उसी का जो है काफिला आगे बढ़ेगा। तो समाजवादी पार्टी का समय खत्म हो गया, जरा इंतजार कीजिए, 2024 के बाद हम उस गर्त में आपको ले जा रहे हैं जहां कोई पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाने वाली कंडीशन में होती है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। मानस जी, आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। तो बात तो यही है कि आलोक भाई के सर पे घमंड सर चढ़ के बोल रहा है
बुलंदी, मैं वापस से एक लाइन दोहराता हूँ, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। वाह, चलिए बहुत बेहतरीन बात कही आपने। सुनील अरवंशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मुझे मनोज पांडे जी के पास जाना है। जी जी, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे थे अभिषेक भाई कि हाँ उस समय एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, तो सफाई में एक्सप्रेसवे जाने का ले जाने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने। तो ये विकास नहीं, हेलीपैड बनना हुआ या हवाई पट्टी बननी हुई तो सिर्फ सफाई में। आज उत्तर प्रदेश में देखिए कि कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं, कितने कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ एक ही सफाई दिखाई पड़ता था, और एयरपोर्ट बनना हो तो वो भी, और एक्सप्रेसवे बनना हो तो वो भी। रही बात आज गली गली घूमने के, जो आज आपके नेता निकल रहे हैं वो सिर्फ डर मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको दिखाने का काम किया। जब कहा कि एसी से निकलिए, तब आपने एसी से निकलकर अपने नेताओं को भेजने का काम किया, मगर अब ये काम आने वाला नहीं है। इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि जनता घोसी की आपको सबक सिखा देगी कि उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रहा है 2024 का, ये किस तरीके से आपको इन 80 सीटों पर हार दिलाने का काम करेगा और एनडीए को जीत दिलाने का काम करेगा। घोसी की जनता ही तय कर देगी कि जो घोसी में आप गली गली घूम रहे हैं आज अपने वोट को लेकर कि हमको वोट देने का काम करे, तो वहां आप काम आने वाला नहीं है। अच्छा मनोज पांडे जी, जब से शिवपाल जी एक छोटी सी लास्ट में, अभी आपने हवाई पट्टी और एक्सप्रेसवे की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद मुझे लगता है आलोक भाई के लिए सीना चौड़ा हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में शायद आपने सुना होगा कि कैसे पहली बारिश में बह गया और कितना धन किधर गया। और पूर्वांचल पे आप शायद मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गया चढ़े नहीं, आज भी पैचिंग का काम चल रहा है। और अभी आप एक बात को समझ लीजिए, जहाँ विकास होगा वहाँ काम चलता रहेगा, यहाँ काम रुकने वाला नहीं है, यहाँ काम चलता रहेगा अभिषेक भाई, यहाँ विकास रुकने वाला नहीं है। विकास समाजवादी पार्टी का रुक गया है, समाजवादी पार्टी का जो पहिया आप लेकर घूम रहे थे वो पहिया ही अब रुक गया है, अब वो पहिया चलने वाला नहीं है, इसलिए आप घबराए हुए हो। अभिषेक भाई जब आप बुंदेलखंड का नाम, अभिषेक भाई जब आप अरे सुन लीजिए साहब, अरे सुन लीजिए अभिषेक भाई, जब आप बुंदेलखंड का नाम लेते हैं ना तो हमारे कानों में गायत्री प्रजापति का नाम आने लगता है। उस समय आप क्या करते थे, मंत्री सदन में बैठ करके गायत्री प्रजापति क्या करते थे, किस तरीके से पैसा लेते थे, पैसा बांटते थे। मेरे दिमाग में तो बुंदेलखंड के नाम पे कुल मिला के गायत्री प्रजापति था, खनन का सौदा था, और खनन के पीछे कौन चेहरे थे, कौन चेहरे थे, अब बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गायत्री प्रजापति को खनन मंत्री क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, जो पैसा वहां से निकलता था वो पैसा कहां जाता था, उसका इन्वेस्टमेंट कौन करता था, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2017 के पीरियड के समय में मंत्री सदन में बैठ करके अगर रेप होता हो किसी महिला का, ये इतिहास में देखा नहीं है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में इस तरीके की वाकये आए नहीं है कि किसी ने पैसा कमाया और मंत्री सदन में बैठ करके उसके ऊपर रेप का आरोप लगा। आज आपका नेता कहाँ है, उनके बारे में जरा बताइए ना साहब, उनके बारे में देश जानना चाहता है। गायत्री प्रजापति कहाँ है, क्यों है? तो साहब आपका समय जो है, आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से आपका समय खत्म हुआ है। अभिषेक भाई जरा इस पर आईना लेकर के देखिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको दरकिनार क्यों किया। आलोक भाई, मनोज पांडे जी के पास जब आप बुंदेलखंड की बात कर रहे थे ना, तो मुझे आपके बुंदेलखंड के मौजूदा सांसद की बड़ी याद आ रही थी, जिनके बहन के स्कूल में एक पत्रकार को काफी कूटा गया था और उसको बाकायदा लहूलुहान हो गया, तो उसके बाद उसको धमकी दी गई थी। शायद वो आप भूल गए, मुझे लगता है। समझना चाहिए था, जिसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, उसके पिता को बाकायदा जेल में ठूस दिया गया था। शायद वो घटना भी मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई थी, बड़ी पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि आप पत्रकार पहले रह चुके, तो शायद मुझे लगा कि आपको घटना की जानकारी दे दे, क्योंकि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की पीड़ा को जरूर समझता है। अभी आपने बात कही, शायद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल में उन्नाव भी पड़ता है। जिस रेप के घटना के लिए आपके गद्दावर नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, गद्दावर नेता का पूरा खानदान लगा हुआ था, और जिसके उसके भाई
कि जब मृत्यु हो गई थी तो पूरे गांव में देसी घी के दिए जले थे। शायद वो घटना भी आपको याद होगी। तो मुझे लगता है लोग भाई कि गिरेबान में झांक के जरूर देखा जाता है, ये सबसे जरूरी होता है, इसीलिए मैंने पहले भी वो लाइन कही। चलिए मनोज पांडे जी के पास चलते हैं। मनोज पांडे जी, दामन तो दोनों तरफ ही दागदार रहे हैं, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस बार लड़ाई कुनबा बनाम कुनबा हो जाएगी? गठबंधन बनाम कुनबा बनाम कुनबा हो जाएगी? देखिए, अगर परिवार का एका बना रहा तो राजनीतिक रूप से बड़ा दिलचस्प मामला रहेगा, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर जितनी बार आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी का वोट अब पसंगे का काम करेगा। वो अभी अपना पत्ता खोल नहीं रही है। कल भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, घोसी का उपचुनाव हो रहा है, अंततः बसपा का वोट तय करेगा चुनाव कौन जीतेगा। और उत्तर प्रदेश में जब लोकसभाओं के चुनाव होंगे तो देखिएगा, अगर बहन जी जिस पाले में जाएंगे, अगर किसी पाले में अगर पाले में नहीं गई तो बहन जी भी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर लड़ाई इंडिया की होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहन जी भी इतनी कच्ची गोटी खेलेंगी, वो किसी न किसी पाले में जाएंगी। अभी वो बार्गेन कर रही है, बसपा का पुराना इतिहास बार्गेन का रहा है, तो वो बार्गेनिंग में लगी हुई है, लगी होंगी, लगी है क्या हमें कोई जानकारी नहीं, लगी होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट भी बहुत मायने रखेगा। और अखिलेश जी के परिवार का एका निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वोट समाजवादी पार्टी के इधर भी आना है, तो अखिलेश जी जैसा अनुभवी, अगर अंदरूनी व्यवस्था बनी रही, अंदरूनी मतभेद नहीं हुए और ये लोग चुनाव के समय तक एक रहे, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लड़ाई में रहेगी, अच्छी लड़ाई में रहेगी। और उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है और अच्छी सीटें भी आएंगी अगर अखिलेश जी के साथ शिवपाल जी बने रहे तो। और नहीं, अगर फिर परिवार का कुनबा अगर टूटा तो इतना मान के चले कि संघर्ष होगा, दिक्कतें होंगी। और उत्तर प्रदेश में फिर जो उनका नारा है एनडीए का 80/80, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तो अखिलेश जी के लिए राजनीतिक रूप से यह आवश्यक है कि वो पूरे परिवार को एक बनाए रखें, परिवार में चाचा के अनुभव का लाभ ले। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो नेताजी का अनुभव था, नेताजी के अनुभव की तरह, नेताजी की तरह इस बात की चिंता किए बिना कि उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, परिवार का आरोप लग रहा है या कोई और आरोप लग रहा है, इस बात की चिंता छोड़ करके परिवार का एका बनाए। और शायद यही एका अगर बना रहा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की होगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वजूद सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रहेगा। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करें इससे पहले एक लास्ट कमेंट ब्रजेश सिंह से ले लेते हैं। ब्रजेश सिंह, एक पत्रकार होने के नाते इस बार लगता है कि जो चुनाव होगा लोकसभा का, सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में रहेगा और पत्रकारों के लिए इनकी झोली भरी रहेगी, बढ़िया बढ़िया खबरें सारी उत्तर प्रदेश से ही निकलेंगी। देखिए मानस जी, ये निश्चित है कि मैं जो समझ रहा हूँ, जो भी मनोज जी ने कहा है कि जो इंडिया का गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में उतना असर नहीं करेगा जितना असर ये जो मुलायम सिंह का परिवार है, ये जो एकजुट हुआ है और इनके लोग अगर मैदान में आते हैं तो चुनाव दूसरे ढंग का होगा। और खास करके जिन सीटों पर इनका कब्जा रहा है ज्यादातर समय में, जैसे मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज, इन सीटों पर अगर इनके परिवार के लोग आते हैं तो भाजपा की राह यहाँ आसान नहीं होगी। यहाँ इंडिया, उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन बहुत प्रभावी नहीं है। कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ कितनी सीटें छोड़ती हैं, जैसा अभी आप मतलब इसको चर्चा में है कि 12 से 13 सीटें इन दोनों का गठबंधन होगा, 12 से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, बाकी वे सपा लड़ेगी, जो चर्चा है। और उसी ढंग से जो बसपा का, अगर बसपा लड़ती है तो फायदा पहले से भी भाजपा को होता रहा है। बसपा अपना क्या कर पाती है अलग बात, ये एक अलग विषय है, लेकिन वो कहीं ज्यादातर सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाती है। और ये भी सही है कि कुछ सीटों पे वो कभी कभी सपा के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। तो बसपा भले ही 19 में 10 सीटें पा गई हो, लेकिन इस समय वो जो है डिसाइडिंग फैक्टर में रहती है कि किसको जिताएगी, किसको हराएगी। और अगर किसी पाले में चली जाती है या इंडिया गठबंधन है जो,
लोगों का, उसमें शामिल हो जाती है, तो उसका फिर असर दिखेगा। 19 वाला हाल नहीं होगा, क्योंकि 19 वाला गठबंधन जल्दबाजी में हुआ था, जो मतदाता नीचे लेवल पर नहीं आ पाया था। तो अगर गठबंधन में मायावती जाती है तो निश्चित है कि इस जो 24 की राह है भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं होगी। और एक बार फिर कहूंगा कि इंडिया से ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन जो मुलायम सिंह परिवार का कुनबा है, एकजुट एक मंच पे आ रहा है और लोग चुनाव मैदान में आएंगे। इसका कुनबे की ताकत से चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा जी, वाजपेयी जी हमारे साथ शामिल हुए, समाजवादी पार्टी से इसके अलावा मनोज पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, ब्रजेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल थे, सुनील अरबंशी जी और प्रमोद गोस्वामी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी जमाने में परिवारवाद के खिलाफ ही समाजवाद ने अपना नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश नारायण और लोहिया की अगुवाई में जिस परिवारवाद का झंडा उठा करके मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में सक्रिय हुए, उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। अंत समय तक आते आते वही परिवारवाद से घिर गई और परिवारवाद ही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और उसी ताकत को एक बार फिर से अखिलेश यादव आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या परिवार से लेकर पार्टी की एकजुटता से के सहारे क्या वो एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएंगे? आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।